हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ऊपर बात करने वाले हैं। ये है पार्ट टू। पहले आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो आपने फर्स्ट पार्ट देखना है जाके, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं कितने तरीके के बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो देखो, हमारे ना तीन तरह की क्लासिफिकेशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की: इनलैंड बिल, फॉरेन बिल्स, टाइम एंड डिमांड बिल्स, ट्रेड एंड एकोमोडेशन बिल्स। एक एक करके ढंग से समझेंगे। सबसे पहले होता है इनलैंड बिल। इनलेट बिल क्या होता है कि एक ऐसा बिल जो कि इंडिया में ड्रॉ हुआ है, और जिसको जिसके लिए बिल ड्रॉ हुआ है वो पर्सन इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर है तो वो जो पेई है, जिसको पैसा पे करना है, वो इंडिया के बाहर हो या अंदर हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और अगर ड्रॉवर इंडिया के अंदर है और पर्सन जिसके लिए बिल बनाया गया है वो बाहर है, तो पेई आपका इंडिया के अंदर होना ही चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको पहली वीडियो जरूर देखनी है, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। ये तीनों कौन होते हैं। पहले अगर आपको यही नहीं पता है तो पहले आप वो वीडियो जाके देखिए, तभी आपको ये फायदा होगा। तो ड्रॉअर कौन होता है आपको पता है सब कुछ, तभी आप वीडियो देख रहे होगे ये वाली, है ना। तो ड्रॉअर आपका क्या है? अगर ड्रॉअर इंडिया के अंदर है तो वो कह रहा है कि ड्रॉई और पेई, इन दोनों में से एक बंदा इंडिया के अंदर होना चाहिए। इन दोनों में से एक बंदा इंडिया के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ड्रॉई इंडिया के अंदर है और पे भी बाहर है। मतलब ड्रॉई आपका बाहर है और पे भी बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो फॉरेन में बन जाएगा। तो ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ड्रॉई अगर इंडिया के अंदर है तो पे चाहे बाहर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ड्रॉई बाहर है इंडिया के, तो पे जरूर अंदर होना चाहिए। कई लोग अच्छे से एग्जाम्पल देख लो, जैसा कि अगर बिल कोई मर्चेंट के द्वारा दिल्ली में बैठा है, वो ड्रॉ कर रहा है, मद्रास वाले के लिए ड्रॉ कर रहा है, तो पेपर अगर बॉम्बे में हो रहा है, तो ये तीनों क्या है, इंडिया के अंदर आ रहा है, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, तो इनलेट बिल कराएगा। और अगर कोई बिल ड्रॉ हो रहा है दिल्ली मर्चेंट के द्वारा, उसके लिए जो लंदन में बैठा है, तो भले ही वो पे इंडिया में हो रहा है, दैट इज इनलैंड बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंडिया में हो रहा है पे। अगर ये इंडिया में पे ना होता तो फॉरेन में बन जाता, क्योंकि लंदन में बंदा बैठा है, और अगर वो जिसको बिल, जिसके लिए पे किया जा रहा है, वो भी बाहर है, तो फिर वो इनलैंड बिल नहीं है, फॉरेन में बन जाएगा। तो ये क्योंकि पेबल इंडिया के लिए हो गया। ठीक है ना। दो बंदे इंडिया के अंदर होने चाहिए, एक तो ड्रॉअर, एक या तो ड्रॉई या तो पे। उसके बाद बिल दिल्ली में अगर बैठा है, उसे दो रहा है, मद्रास में ड्रॉई है, और एक्सेप्ट उसको जापान में करा गया पेमेंट के लिए। तो यानी कि पेमेंट बाहर हो रही है, बट ड्रॉअर और ड्रॉई इंडिया के अंदर थे, तो ये भी इनलेट बिल ही कहलाए। तो इनलेट बिल के लिए समझ में आ गया आपको कि ड्रॉअर इंडिया के अंदर होना चाहिए, बट ड्रॉई और पे में से एक बंदा बाहर भी हो चलेगा, लेकिन ड्रॉअर और ड्रॉई में से, ड्रॉई और पे में से एक बंदा इंडिया के अंदर होना ही चाहिए। उसके बाद फॉरेन बिल की बात करते हैं। फॉरेन बिल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि बाहर जो ड्रॉ हो रहा है, यानी कि जो बिल बाहर ड्रॉ हुआ, अब वो पेबल इंडिया के अंदर हो रहा है या इंडिया के बाहर, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखो, इंडिया के अंदर हो रहा है। दूसरा देखो, चौथे में क्या लिखा हुआ है, सॉरी पांचवे में, बिल बाहर ड्रॉ हो रहा है लेकिन पेबल आउटसाइड इंडिया हो रहा है। तो बिल चाहे इंडिया के अंदर पे हो रहा है या बाहर पे हो रहा है, लेकिन अगर बनाया बाहर जा रहा है, यानी कि ड्रोवर अगर आउटसाइड इंडिया है, अगर ड्रोवर बाहर बैठा है, बाहर ड्रॉ हो रहा है बिल, और वो जिसके लिए ड्रॉ करा जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पेई की बात कर रहा है। अब पेई चाहे इंडिया के अंदर है चाहे बाहर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फॉरेन बिल कराएगा अगर वो ड्रॉअर बाहर बैठा है। उसके बाद अगर ड्रॉअर बाहर बैठा है और जिसके लिए बिल बनाया जा रहा है वो अंदर है इंडिया के, आउटसाइड इंडिया है या इंडिया के अंदर है, देखो चौथी कंडीशन क्या है, ये इंडिया के अंदर है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी फॉरेन बिल कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर ड्रॉई की भी बात कर दी, तो ड्रॉई चाहे इंडिया के अंदर है या बाहर है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर ड्रॉअर बाहर है इंडिया के, तो भी वो फॉरेन बिल ही कहलाएगा। समझ आ गया आपको बात को, कि ड्रॉई और पेई में से कोई भी इंडिया के अंदर हो या बाहर हो, वो फॉरेन बिल कहलाएगा, अगर ड्रॉअर ड्रॉअर बाहर है इंडिया के। लेकिन अगर ड्रॉअर इंडिया के अंदर है, वही मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ जो पीछे बताइए मेरे को। अगर ड्रॉअर इंडिया के अंदर है और ड्रॉई बाहर है और पे भी बाहर हो गया, तो भी वो फॉरेन बिल ही कहलाएगा। जो मैंने को पीछे बता रहा था कि अगर ये पेमेंट जापान, मतलब देखो, ड्रॉअर देखो यहाँ पर दिल्ली में था, लेकिन ड्रॉई बाहर था लंदन में, और ये अगर पेमेंट भी बाहर होती तो ये फॉरेन बिल कहलाता, इसीलिए वो कह रहा है। अगर ड्रॉअर इंडिया के अंदर है
तो वो फॉरन बिल तब कहलाएगा जब ये दोनों बाहर हो, ड्रॉई भी और पे। वैसे फॉरन बिल कब कहलाएगा, जब ड्रॉअर बाहर होगा तब फॉरन बिल कहलाएगा। लेकिन वैसे फॉरन बिल कब कहला सकता है, अगर ड्रॉअर इंडिया के अंदर है तो फॉरन बिल तब कहलाएगा जब ड्रॉअर और ड्रॉई, सॉरी ड्रॉई और पे दोनों बाहर होंगे। समझ आ गई बात। अब जो फॉरन बिल होता है वो सेट्स में इशू होता है, बिल्स इन सेट्स में होता है वो। सेक्शन 130 और 133 में बना रखे हैं। वो बिल जो होता है, जो फॉरन बिल इशू होता है वो सेट्स में होता है। सेट्स का मतलब क्या होता है कि आपने टुकड़ों में इशू करा। ज्यादातर 3 सेट में इशू होता है, उसे विया बोलते हैं, विया। तो ज्यादातर वो 3 सेट में इशू होता है। जैसे कि आपने एक बिल को 3 सेट में इशू करा कि फर्स्ट पार्ट एक बिल का 1A, 1B, 1C। आपने 3 सेट में इशू कर दिया कि आप एक ही बिल है, वो बिल एक ही है वो, लेकिन उस बिल के 3 टुकड़ों में इशू कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, ताकि अगर बीच में एक टुकड़ा खो भी गया, क्योंकि बीच में अगर मान लो मैं कहीं बाहर पहुंचा रहा हूँ बिल को, तो अगर बीच में लॉस हो गया, कोई मिस कैरेज हो गया, तो कम से कम एक बिल तो पहुंच जाएगा, एक पार्ट तो पहुंच जाएगा उसका, तो कुछ तो पेमेंट मिलेगी मुझे, है ना। इसीलिए तो, और हर एक पार्ट को मैं डिस्पैच करता हूँ सेपरेटली, ताकि अगर एक बिल को, अगर मान लो तीनों सेट्स को एक ही बारे में डिस्पैच करो तो तीनों एक साथ हो जाएगी, तो गड़बड़ होगी ना। इसको अलग करोगे, इसको अलग, इसको अलग, तो इसको फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर एक बीच में एक खो भी गया तो दूसरा पहुंच जाएगा, तीसरा पहुंच जाएगा, ऐसे। और बीच में डिले ना हो तो हम एक ही दिन में तीनों को डिस्पैच करते हैं बाय डिफरेंट मोड ऑफ कन्वीनियंस। एक को मैं भेज रहा हूँ शिप के थ्रू, एक को भेज रहा हूँ रेलवे के थ्रू। ताकि क्या होता है कि अगर एक ही मैं थ्रू भेज रहा हूँ, मान लो एयरप्लेन में भेज रहा हूँ, अब एयरप्लेन ही क्रैश हो गया, क्या करेगा फिर आदमी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखो क्या लिखा हुआ है, जैसी एज सून एज वन ऑफ द सेट इज पेड द अदर बिकम इनऑपरेटिव। जैसे ही आप एक सेट को पे कर देते हो बिल के, तो बाकी अपने आप इनऑपरेटिव होते हैं, बिकॉज वो सेट है। आपने सेट में इशू कर रखे है कि भाई ये बिल का पैसा देना है, ये बिल का दे दो या ये बिल का दे दो, कोई भी अगर आपने एक पार्ट का भी दे दिया तो बाकी अपने आप इनऑपरेटिव हो जाएंगे। बाकी का नहीं देना आपको, फिर एक का ही देना है। वो बिल एक ही है, चाहे इसका दे दो, चाहे इसका दे दो, चाहे इसका दे दो, बात एक ही है। मतलब मैंने क्या करा, मान लो 500 रुपए मुझे उससे देने हैं, तो 500 रुपए का मैंने एक बिल बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। अब 500 रुपए का एक बिल बना दिया, इस तीनों में से कोई भी आपने एक एक्सेप्ट करना है। एक एक्सेप्ट कर लिया आपने, उसकी पेमेंट कर दो मुझे। अब ये थोड़ी मैं दोबारा एक्सेप्ट करूंगा 500 रुपए का दोबारा पेमेंट करूंगा, नहीं। बस हमने सेट में कर दिया उसे कि भाई, ताकि अगर एक खो भी गया बीच में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने ये नहीं कि तीनों एक्सेप्ट करने हैं बिल्कुल, आपने तीनों में से एक एक्सेप्ट करना है, उसकी पेमेंट कर देनी है, खत्म बात। ठीक है ना। बाकी नहीं करनी, बाकी इनऑपरेटिव होगी। इसके रूल वही लिखे हुए हैं कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको पार्ट्स में ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हर एक पार्ट को अपने नंबर देना है कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। और आपने वही लिखना है कि इट शैल कंटिन्यू पेबल ओनली सो लॉन्ग एज अदर रिमेन अनपेड। ये आपको तब तक पे करना है जब तक कि बाकी अनपेड ना हो जाए। ठीक है ना। कि अगर आपने वही एक को पे कर दिया, तो दूसरे को आपने पे नहीं करना। ठीक है ना। अदर्स रिमेन अनपेड हो जाएंगे। ऑल पार्ट्स मेक वन बिल, हर एक पार्ट एक बिल कहलाएगा। और एंटायर बिल को आपने क्या करा, एक्सटिंग्विश कर दिया। यानी कि जब आपको एक पार्ट पेमेंट मिल गई, दूसरा अपने आप इनऑपरेटिव हो जाता है, क्योंकि वो पार्ट एक ही है। बस आपने क्या करा कि एक बिल है, वो एक ही बिल, ऑल पार्ट्स मेक वन बिल, एंटायर वो एक ही बिल कहलाएगा, लेकिन उसमें से आपने एक की अगर एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा अपने आप इनऑपरेटिव हो जाता है। समझ आ गई बात। और ड्रॉअर को हर एक पार्ट में साइन करना पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है एक्सेप्टेंस के लिए, टू ओनली वन ऑफ द पार्ट, सिर्फ उसमें से एक ही पार्ट पे। अगर एक पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है डिफरेंट पार्ट को, यानी कि उसने तीनों को एक्सेप्ट कर लिया मान लो, और इन फेवर ऑफ डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन के द्वारा, मान लो कि ये बिल थे तीन, तीनों में से एक को एक्सेप्ट करना था, बट उसने 3 बिल को एक्सेप्ट कर लिया तीनों को, और अलग अलग पर्सन के, ये ए के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया, ये बी के थ्रू, ये सी के थ्रू, तब उसको तीनों में पेमेंट देनी पड़ेगी। तब वो उस पर तीनों को पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो 3 बिल बन जाएंगे, फिर वो सेपरेट बिल बन गए ना, अलग अलग। तो फिर वो हर एक बिल पे लायबल हो जाएगा पेमेंट के। अगर वो एक ही बिल है और एक ही पर्सन के द्वारा इशू हो रहा है, तब उसको सिर्फ एक के एक्सेप्टेंस चाहिए, एक पे देनी है सिर्फ एक। लेकिन अगर वो भैया तीनों अलग अलग पर्सन के द्वारा भेजा जा रहा है, तो फिर वो तीनों एक अलग अलग बिल बना जाएगा फिर। उसके बाद एज बिटवीन होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम बिल, अगर वो अलग अलग बीच में कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स आ गए, यानी कि कोई टाइटल किसी को मिल गया,
तो हु फर्स्ट एक्वायर्ड टाइटल टू एनी वन पार्ट इज एंटाइटल्ड टू अदर पार्ट्स एंड एंड इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू क्लेम द मनी। कि अगर आपने उसका एक, अगर एक ही आपने कोई भी उसमें से एक पार्ट में कोई सा भी उसमें पहला पार्ट आया तो उसको टाइटल मिल जाएगा। तो वो एंटाइटल है पूरे बिल की पेमेंट लेने के लिए, वही कह रहा है टू अदर पार्ट्स। पूरे फिर आपका अदर पार्ट्स में भी उसकी पेमेंट लेने के लिए हकदार है। क्योंकि वो ये लिखा हुआ सेक्शन 133 में कि क्योंकि वो एक ही बिल है, तीनों में से एक ही बिल आपने एक्सेप्ट करना था, वो और आपने अगर पहले कर लिया कोई भी इसमें से आया, तो आप अपने आप हकदार हो पूरे बिल की पेमेंट के, क्योंकि पूरा बिल तीनों सेट को मिला के बनता है। तो वही वो कह रहा है कि तीनों सेट्स की आप पेमेंट लेने के लिए तैयार हो, मतलब है वो एक ही पेमेंट बेसिकली। ठीक है ना। आपको बेसिकली वो क्या कर रहा है कि आप वो कह रहा है कि भाई तीनों में से एक की एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि मैंने 500 रुपए का अलग बनाया, 200 रुपए का अलग बनाया, 100 रुपए का अलग बनाया, ऐसा भी हो सकता है। बट जनरली हम क्या करते हैं, एक ही तरीके के बनाते हैं। उसमें से वो बंदा कह रहा है कि इसमें तीनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर लो पहले। मान लो मैंने 500 रुपए कर लिया, तो 500 रुपए की पेमेंट देने के हकदार हूं मैं। ठीक है ना। तो वो चीज कह रहा है, तो ये चीज कह रहा है, तो ये चीज ही है, समझ गए बात को। तो वही चीज कह रहा है कि अगर आपने कोई भी होल्डर इन ड्यू कोर्स आया, मान लो कि ये पेमेंट आपने अगर तो आपको बिल मिला, तो अब आप उस पेमेंट लेने के हकदार बन गए। ठीक है ना। ये चीज होती है कि भाई देखो मैंने तीन तरीके के सेट्स भेजे और एक ही वैल्यू होगी कि 500 रुपए का ही बिल है, एक ही बिल है वो। बेसिकली मैंने सेट्स में इशू कर दिया उसे। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम बिल मतलब क्या है, कि जिसको पहला टाइटल मिल जाएगा वो बेसिकली बाकी पार्ट्स पे भी उसको एक्सेप्ट पेमेंट करने के लिए एक्सेप्ट हो जाएगा। मान लो कि भाई मुझे 500 रुपए का एक्सेप्टेंस मिल गई, तो अब बाकी पार्ट्स का मतलब वो एक ही बिल बना रहा है, तो मैं अब 500 रुपए लेने के हकदार हूं। दैट इज इम, बस यही कह रहा है वो, कि जो उन सा भी आपको पहले का एक्सेप्टेंस मिलेगी, जिसकी मिल गई पहले की मिले, सेकंड पार्ट की मिले, थर्ड पार्ट की मिले, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप सभी पार्ट्स के लिए आप हकदार हो, लेकिन आपको पता है कि सभी पार्ट्स की पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। आपको पेमेंट एक ही पार्ट की मिलेगी, एक्सेप्टेंस तो एक ही पार्ट की मिलेगी ना, वो है एक ही बिल। बस आपने उसको तीन तरीके के सेट्स में इशू कर दिया, और कुछ नहीं है बस। और ताकि एक खो भी गया बीच में रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये चीज है वो। तो बेसिकली इस चीज को करते हैं। ठीक है, बस बेसिकली आपने एक की एक्सेप्टेंस ले ली, तो आप 500 रुपए लेने के हकदार हो। तीनों पार्ट में 500 रुपए लिखे हुए हैं ना, तो उन तीनों में से कोई भी पार्ट में आप एक हकदार हो 500 लेने के लिए। ये है फर्क, बस और कुछ भी नहीं कह रहा है ये। उसके बाद टाइम एंड डिमांड बिल की बात करें, तो टाइम बिल किसे कहते हैं, जो बेसिकली उसमें फिक्स टाइम लिखा होता है कि इतने दिन के बाद आपको पेमेंट देनी है, आफ्टर दिस डेट के बाद आपको पेमेंट देनी है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी वो टाइम बिल कैसे दिखता है। कैसे दिखता है देखो, अमाउंट यहाँ लिखी जाती है, प्लेस डेट, स्टैंप लगती है। देखो ये लिखा होता है इसमें 60 days आफ्टर द डेट। ये टाइम लिखा जाता है इसके अंदर कि कितने दिन के बाद आपको पेमेंट देनी है, इस डेट के बाद जो डेट पे बिल बनेगा उसमें लिखा जाएगा इस डेट के बाद आपको पेमेंट देनी है, और इसको देनी है, लिख दिया, नाम लिख दिया, मिस्टर एबीसी को देनी है फॉर द वैल्यू रिसीव एक्सेप्टेड, उसके ड्रॉई ड्रॉई के नाम आ गया, साइन आ गया, ड्रॉर के नाम आ गया, साइन आ गया, एड्रेस आ गया। ठीक है, इस तरीके से टाइम बिल होता है। डिमांड बिल आप समझ रहे हो उल्टा हो गया। डिमांड बिल मतलब कि उसमें कोई टाइम नहीं लिखा होता, बस आपने जब आप जब मर्जी उससे पेमेंट मांग सकते हो, डिमांड ऑन द डिमांड कर सकते हो जब मर्जी। उसमें कोई टाइम नहीं है ना, तो ऑन द स्पॉट भी पेमेंट आपको ले सकते हो इससे। दैट इज डिमांड बिल। जैसी डिमांड करोगे पेमेंट मिल जाएगी। ट्रेड एंड अकोमोडेशन बिल, ट्रेड बिल किसे कहते हैं, जो किसी एक जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन पे बनाया जाता है। जैसे मैंने सामान बेचा, ए ने सामान बेचा बी को, तो एक ट्रेड हुई, सोल्ड करा हमने गुड्स, तो ट्रेड ट्रांजेक्शन हुई, तो आप आपका वो किसी कंसिडरेशन आपने लेनी होगी। मान लो उससे 2 लाख रुपए लेने हैं, तो 2 लाख रुपए का आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो ये ट्रेड बिल है। इसमें आपने कोई जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन करी तभी तो बिल बना, एक्सचेंज बनाया। बट एक होता है एकोमोडेशन बिल, जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, बट फिर भी आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया। क्यों बनाया, ताकि आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। दैट इज द एकोमोडेशन बिल। तो एकोमोडेशन का मतलब कि आप उसको, आपको सहूलियत के लिए आपने कोई फाइनेंशियल हेल्प ले ली। तो बेसिकली इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लो ए को मनी नीडेड है 3 महीने, ए को कोई पैसे की जरूरत है, तो पैसों को जरूरत है ए को 3 महीने के लिए, तो ए ने बी को कहा कि यार आप मेरे बदले में एक बिल ऑफ एक्सचेंज
एक्सेप्ट कर लो। मैं ए कह रहा है कि मैं एक बिल बनाता हूँ, आप उसको बस एक्सेप्ट कर लो। वो बिल होगा 1000 रुपए का 3 महीने का। वो कह रहा है मैं कर लेता हूँ भाई, एक्सेप्ट क्या दिक्कत है। तो उसने बिल करा, ड्रॉ करा, एक्सेप्ट कर दिया। अब बिल एकोमोडेशन मिला है, क्यों? ये क्या करेगा, उस बिल को एक्सेप्ट तो करवा लिया, बट वो क्या करेगा, जैसे ही एक्सेप्ट कराया इमीडिएटली वो बैंक जाएगा और उसको डिस्काउंट करवा के ले आएगा। उस बिल से डिस्काउंटेड करवा के ले आएगा बैंकर से इमीडिएटली। वो बैंक जाएगा, बैंक जाके आप बिल को डिस्काउंट करवा सकते हो। डिस्काउंटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं थोड़े बहुत। मान लो 1000 रुपए में से 100 रुपए डिस्काउंट वाला डिस्काउंट चार्ज लग गए, तो 900 रुपए आपको मिल गए ए को, तो डिस्काउंट देके। अब वो क्या करेगा, उस फंड को 3 महीने के लिए यूज करेगा। फिर जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आएगा, 3 महीने होने वाले हो गए, वो बी को वो पैसा दे देगा। जो आपका पैसा आया, वो पैसा पूरा का पूरा बी को वापसी दे देगा। मान लो 1000 रुपये दे दिए वापसी, 100 रुपए का नुकसान ने खुद झेला और बाकी 1000 रुपये ने वापसी दे दिए। तो इसे बोलेंगे एकोमोडेशन। अब वो मैच्योरिटी आएगी, अब वो बी ए को पैसा दे देगा, या ए को पैसा नहीं भी देगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि बी को वापसी देना है पैसा। दिस इज एकोमोडेशन बिल। बट आपने क्या करा, बस आपने आपने पैसा ए ने पैसा लिया, बैंक से डिस्काउंट करवाया और वही पैसा वापसी दे दिया बी को। दिक्कत क्या है? दिस इज एकोमोडेशन बिल। अब आप सोचोगे बी को दोबारा देना पड़ेगा ए को पैसा, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि देखो भैया, हुआ क्या, बी ए को पैसा क्यों देगा अपनी जेब से? ए ने बैंक से जो डिस्काउंट करवाया, वो पैसा कहाँ से कटा? बी के अकाउंट से तो कटेगा वो। बैंक अपनी जेब से पैसा दे रहा है ए को? नहीं। ए जो पैसा डिस्काउंट करवा के लाया बैंक से, वो पैसा 1000 रुपए जो लाया डिस्काउंट करवा के, वो किसकी जेब से कटा? वो बी की जेब से कटा है। बी वाले ने, बैंक वाले ने क्या करा, बी के अकाउंट से पैसा काटे और अपने 100 रुपए अपने बैंक ने वाले ने अपने पास रखे, और 900 रुपए ए को दे दिए। अब बी से 1000 रुपए बी के अकाउंट से कट चुके हैं भाई साहब, ठीक है ना। अब ए क्या करेगा, उस 1000 रुपए को वापसी देना पड़ेगा। ए ने 3 महीने के बाद वैसे ही 1000 रुपए वापसी दे दी। तो ये बिल पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, बी को कोई पैसा नहीं देना। बस ए ने क्या करा, 3 महीने के लिए वो पैसा इस्तेमाल करके बी को वापसी दे दिया। दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। ठीक है ना। बी बी ने क्या करा, बी ने कहा ठीक है, आप मेरे अकाउंट से पैसे कटवाओ बैंक से, ले जाओ बिल, पैसे लो, मुझे वापसी दे दो 3 महीने के बाद, क्या दिक्कत है? ये होता है। अब इसमें बी को कोई टेंशन नहीं है ना। अब आप सोचोगे इसमें एकोमोडेशन बिल बनाने की जरूरत क्या है, आप वैसे ही पैसे देते, बी वैसे ही पैसे दे देता। तो देखो इसमें जरूरत ये है कि इसमें बी अगर वैसे ही पैसे दे देता, तो भैया फिर बी कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता। फिर कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि भाई ए मुझे पैसा दो। अगर आप मुंह जुबानी काम करते हैं, तो फिर बी 1000 रुपए ए से कैसे मांगता? ए तो मना कर देगा, 1000 रुपए देता नहीं मैं। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने से क्या हुआ कि अब बी कोर्ट में जाके भी कह सकता है, देखो भैया ए ने कहा था, ये एकोमोडेशन बिल है, ए ने कहा था मुझे कि मुझे पैसा मैं वापसी दे दूंगा आपको, और नहीं दिया तो फंसेगा वो। इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने होते हैं। मुंह जुबानी काम होगा तो फिर बी पैसा दे भी देगा उसे, और हो सकता है वापसी ना मिले उसे। समझ ना बात को। तो ये चीज है। अब देखो ये एग्जांपल में आपने देखा, जो ए है उसे बोलेंगे एकोमोडेटेड पार्टी, जिसको पैसा मिला, और ये एकोमोडेटिंग पार्टी बोलेगी बी। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि दोनों पार्टी को पैसा की जरूरत होती है, तो एकोमोडेशन दोनों को चाहिए होता है, कभी कभार ड्रोअर को भी, एक्सेप्टर को भी। यानी कि जो ए को भी चाहिए, मान लो बी को भी चाहिए। अगर दोनों पार्टी को चाहिए, तो दो बिल बनेंगे फिर। ए भी बिल एक्सचेंज बनाएगा, एकोमोडेशन बिल बनाएगा, इससे एक्सेप्ट कराएगा, और बी भी एक्सेप्ट कराएगा। उस केस में क्या होता है, जो डिस्काउंटेड बिल होता है ना, वो दोनों में शेयर हो जाता है। जो पैसा आता है वो दोनों में शेयर हो जाता है फिर। तो वो दो बिल बनते हैं फिर, और दोनों को फिर एकोमोडेशन चाहिए, तो दोनों फिर एक्सेप्ट करते हैं आपस में। तो ए भी पैसा लेता है और बी भी, दोनों में शेयर होता है पैसा वो। मान लो कि ए को पैसा मिला बैंक से, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि दोनों एक्सेप्ट करवा लिया वो एकोमोडेशन बिल। अब पैसा ए की लेने जाएगा, मान लो ए पैसा लेने जाएगा बैंक से, मान लो 1000 रुपए लेने गया। अब बी कह रहा है यार मुझे भी 500 रुपए दे दियो उसमें से। तो ए ने आधा आधा कर लिया। ए ने 500 रुपए अपने पास रखे, बी को 500 रुपए दे दिए। और जैसे ही टाइम आया, तो इसने इसने 500 रुपए इसको वापसी करे, इसने 500 रुपए इसको वापसी कर दी, खत्म बात। तो ऐसा भी हो सकता है। इसे बोलते हैं कि दोनों को जब एकोमोडेशन चाहिए, रूल्स बने हुए कुछ एकोमोडेशन के, कि वही लिखा हुआ ना कि जो पार्टी एकोमोडेटेड है, एकोमोडेटेड यानी कि जिसको पैसा चाहिए, वो उस बिल को होल्ड करके रख सकती है मैच्योरिटी तक। यानी कि मैच्योरिटी तक आप होल्ड करके रखो, बैंक से पैसा लाओ। और एकोमोडेटिंग पार्टी जो है दूसरी वाली पार्टी,
वो लाइबल नहीं होगी पेमेंट के लिए, जैसे मैंने को बताया, क्योंकि ये एकोमोडेशन बिल है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती। सेक्शन 43 में बताया। तो उसके बाद एकोमोडेटिंग पार्टी लाइबल हो सकती है टू एनी सब्सिक्वेंट होल्डर फॉर वैल्यू, तब होगी वो लाइबल जब who may be knowingly the exact position that the bill is an accommodation bill, जिसको पता है सामने वाली पार्टी को कि अगर बिल वो एकोमोडेशन बिल है और फुल कंसिडरेशन अभी रिसीव नहीं हुई है एक्सेप्टर के द्वारा, यानी कि मान लो कि ए ने बिल को एक्सेप्ट करवाया और बैंक गया वो पैसा निकालने के लिए, और जब बैंक गया तो भैया बी के अकाउंट में 0 रुपए थे, तो बैंक वाले ने पैसे दिए नहीं, बिल बिल डिसऑनर हो गया, बिल बाउंस हो गया। अब बिल बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो भैया फिर एकोमोडेटिंग पार्टी लाइबल होगी, ठीक है, कि पेमेंट देने के लिए, कि भाई ए कहेगा कि मुझे पैसा दे अब 1,000 पे, तूने भाई झूठ बोला है मुझे को, बैंक जाके देखा था मैंने तेरे पैसे नहीं निकल पा रहे, मुझे 3 महीने के पैसे चाहिए, तो 3 महीने के पैसे कैसे निकालूं भाई मैं? तो फिर बी को 1,000 पे मैच्योरिटी पीरियड में देने पड़ेंगे, पैसे नहीं देने की जरूरत है, लेकिन अगर ये झूठ बोलेगा और देखा कि बैंक जाके पैसा नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद एकोमोडेशन बिल नेगोशिएट भी हो सकता है मैच्योरिटी के बाद। मैच्योरिटी के बाद आप नेगोशिएट कर सकते हो कि होल्डर जो बिल है आफ्टर मैच्योरिटी सेम पोजीशन पा सकता है जैसे कि वो होल्डर बिफोर मैच्योरिटी था। क्या मतलब है इसका? मतलब होल्डर बिफोर, होल्डर कौन होता है? जो एकोमोडेटेड पार्टी, यानी कि ए मान लो, कोई ए, कि वो पहले वो जो उसकी पोजीशन थी, पहली पोजीशन क्या थी कि मुझे बैंक जाना है और 1,000 पे इमीडिएटली मुझे मिल जाएंगे 3 महीने के लिए। ये 3 महीने के बाद जब उसको 1,000 पे उसने मिल के उन्हें ए को वापसी कर दिए बी को, अब वो दोबारा से वो नेगोशिएट हो सकता है कि यार दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं हम, कि 3 महीने के लिए मुझे दोबारा से पैसा दे दो, तो वो दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगा, इस सेम पोजीशन एज अ होल्डर बिफोर मैच्योरिटी। कि अगर उसने वो बिल को बी ने दोबारा से गुड फेथ में आपने अगर वो गुड फेथ में कर रहा है वो सब कुछ काम, तो वही चीज आप दोबारा से 1,000 पे फिर बैक वही कर सकते हो, दोबारा से 3 महीने के लिए, ठीक है ना? तो नेगोशिएट भी कर सकते हो, वो उस बिल को दोबारा चला सकते हो, ये चीज लिखी हुई है। उसके बाद आपका जो इनफॉर्म एंड ऑल अदर रिस्पेक्ट, एकोमोडेशन बिल लगभग सेम ही होता है ऑर्डिनरी बिल जैसा, बट ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। बट डिफरेंस यही है कि और एकोमोडेशन बिल में देखो आप डिफरेंस समझते हैं कि जो ट्रेड बिल है और एकोमोडेशन बिल में डिफरेंस क्या है। दोनों एक जैसे होते हैं, बट वो ये फर्क है, ट्रेड बिल में कंसिडरेशन होती है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती, बिकॉज कंसिडरेशन होगी तो आपको फिर दूसरे पार्टी को जेब से देना पड़ेगा पैसा, बट ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं, तो पैसा क्यों देगा सामने वाला पार्टी? कंसिडरेशन तो होती सकते हैं। और ये बिल जिसमें कंसिडरेशन होती है वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है, तो ये बिल इन्फोर्सेबल होगा लीगली, कोर्ट में जाके आप कर सकते हो केस। ये नेगोशिएट इन्फोर्सेबल नहीं होता लोगों के अंदर, ये फर्क होता है सबसे बड़ा। अब आप सोचोगे मैंने कहा था कि आप बिल में डिस्काउंट कर सकते हो, केस कर सकते हो, केस कर सकते हो, ये कह गया कि भाई एकोमोडेशन बिल है, ये बात कर रहा है लीगल इन्फोर्सेबल कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप क्योंकि पैसा की डिमांड नहीं कर सकते सामने वाली पार्टी से अगर लीगली इन्फोर्सेबल, क्योंकि नहीं होता, क्योंकि पैसा का इसमें कुछ भी नहीं है, कंसिडरेशन की आप कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते सामने वाली पार्टी से, ये चीज है। वैसे आप केस कर सकते हो, इसने मेरे साथ नुकसान कर दिया, लेकिन कंसिडरेशन के ऊपर केस नहीं कर सकते कि कंसिडरेशन इसमें इतनी लिखी थी, क्योंकि लिखी नहीं होती इसमें कंसिडरेशन। ट्रेड बिल एक डेट को एक्नॉलेज करता है कि मुझे इतना पैसा लेना है, इसमें कोई डेट नहीं होता। इसमें आप स्यू कर सकते हो ड्रोअर जो है, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्रोअर स्यू कर सकता है, केस कर सकता है कि भाई दिल डिसऑनर हो गया, पैसा दे मुझे, क्योंकि अगर बैंक गया, वो बैंक गया और देखा डिसऑनर हो गया तो पैसा दे मुझे। इसमें आप सीओ नहीं कर सकते, अगर आप ए जो है वो बैंक जाएगा और डिसऑनर हो गया तो आप सीओ नहीं कर सकते। हाँ ये है कि देखो हमने पढ़ा था कि लाइबल होगा वो मैच्योरिटी के बाद, ठीक है ना, वो लाइबल होगा पेमेंट के लिए, लेकिन उसी टाइम आप सीओ नहीं कर सकते। देखो एकोमोडेटिंग पार्टी जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है एकोमोडेटेड पार्टी से फॉर द अमाउंट इट हैज बीन आस्क्ड टू पे द होल्डर फॉर वेल्थ। और एकोमोडेटिंग जो पार्टी है वो कंसिडरेशन, देखो एकोमोडेट पार्टी लाइबल होगी अगर वो पैसा उसका डिसऑनर हो जाता है, कोई बिल, बिल अगर डिसऑनर हो गया तो पैसा लाइबल होगी, बट स्यू नहीं कर सकता सामने वाला पार्टी, लाइबल होगी, स्यू नहीं कर सकता। और एकोमोडेटेड पार्टी कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है, अगर मान लो कि ए ने 1,000 पे वापसी नहीं दिए बी को, तो उसके लिए कंपनसेशन डिमांड कर सकता है, कंपनसेशन। लेकिन स्यू नहीं कर सकता कि मुझे 1,000 पे दो, कंपनसेशन मांग सकता है, भुगतान मांग सकता है कंज्यूमर कोर्ट में जाके कहीं पे भी, ठीक है ना, वो चीज क्या है। तो इसके बाद लॉस बाय वो वे ऑफ डिस्काउंटिंग बिल, यहाँ पर ड्रॉअर को फेस करना पड़ता है लॉस। मान लो कि ए मान लो कि कोई आप बैंक गए और डिस्काउंट चार्जेस देना पड़ा,
तो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा निकाल के आए हो, ड्रॉ निकाल के आए हो। लेकिन इसमें आप लॉस को बियर शेयर कर सकते हो दूसरी पार्टी पे, इन द रेशियो ऑफ देयर शेयरिंग इन द प्रोसीड ऑफ द बिल। जिस रेशियो में अगर आप सामने वाली पार्टी पे पैसा शेयर कर रहे हो, मान लो वो ये उसकी बात कर रहा है जो हमने पढ़ा था, ये वाला प्रोसीड को जब आप शेयर करते हो, मान लो कि 500 रुपए आपस में शेयर हो रहे हैं, कि दूसरे दोनों पार्टी को हेल्प चाहिए, पैसा निकाल के एक बंदा आएगा, 500 रुपए शेयर हो जाएंगे। तो जब शेयर हो गए तो डिस्काउंट भी तो शेयर होगा। मान लो कि अगर इसको 500 रुपए निकाल के आया तो 100 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा, तो 100 रुपए का नुकसान वो इसको भी झेलना पड़ेगा फिर सामने वाली पार्टी को। 100 100 रुपए दोनों में बढ़ जाएगा, 50 50 से बढ़ जाएगा। तो जिस रेशियो में अगर आपने आधा आधा शेयर कर रहे हो तो आधा आधा डिस्काउंट बटेगा, 3:2 में कर रहे हो तो 3:2 में डिस्काउंट बढ़ जाएगा। तो डिस्काउंट अगर आपका ड्रॉअर को फेस करना पड़ा, मान लो ए पैसा निकाल के गया, 1000 रुपये लाया, बट 100 रुपए का डिस्काउंट फेस करना पड़ा। अब वो पैसा दोनों दोनों में बट रहे हैं, 500 500, आधा आधा। तो 100 रुपए का डिस्काउंट आधा आधा फिर दोनों में बढ़ जाएगा, 50 का इसको नुकसान, 50 का इसको। समझ आ गई? बहुत बहुत बढ़िया। तो ये चीज थी, आई होप सब चीजें अच्छी समझ में आई है। तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फायदा दे, थैंक यू।